हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 131 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 132 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसे आपको कैसे लिखना चाहिए। तो आपका प्रश्न है, अंग्रेजों की भारत की विजय प्लासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई थी। अगर अंग्रेजों को भारत में किसी प्रकार तत्कालीन युद्ध में पूरी तरह से पराजित कर दिया जाता या होता तो भारत के इतिहास में ये एक छोटा सा किस्सा बनकर रह जाता। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक या आलोचनात्मक या टिप्पणी करें या विवेचना करें, ये जितने भी पुछल्ले शब्द हैं, इनके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है आंसर राइटिंग टिप्स की सीरीज में। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आंसर राइटिंग टिप्स नाम का एक अलग फोल्डर है, उसमें 3 से 4 वीडियो पड़े हैं। वहां से आप देख सकते हैं कि आपको बेहतरीन आंसर राइटिंग कैसे करनी है। क्लियर? तो अब देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध के मूल्यांकन को लेकर प्रायः दो परस्पर विरोधी विचार देखने को मिलते हैं। प्रथम विचार उन बंगाली लेखकों के द्वारा दिया गया है जो कहीं ना कहीं बंगाली उपराष्ट्रवाद के प्रभाव में प्लासी से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तथा इसके प्रभाव को अधिक करके आंकते हैं। उदाहरण के लिए बंगाली विद्वान नवीन चंद्र सेन अपनी पुस्तक प्लासीर युद्ध में इस युद्ध को शाश्वत अंधकार के काल से जोड़ा है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्लासी के प्रभाव को अत्यधिक सीमित करके देखा है। उनके विचार से चूंकि ये युद्ध धोखे और विश्वासघात से जीता गया और अपने आप में कोई युद्ध ही नहीं था, इसलिए इस युद्ध की उपलब्धि नगण्य थी। आगे ब्रिटिश कोई भी युद्ध हारते तो उस उपलब्धि से वंचित हो जाते, अतः ये बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध मानते हैं। वास्तविकता इन दोनों विचारों के मध्य उपस्थित है। ये सही है कि प्लासी के युद्ध की सफलता को सीधे तौर पर भारत की गुलामी से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उसके बाद भी भारतीय राज्यों को कई अन्य अवसर भी मिले परंतु दूसरी तरफ प्लासी की उपलब्धियों को भी नगण्य नहीं करार दिया जा सकता। वस्तुतः हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्लासी की सफलता के 7 वर्षों के काल में कंपनी के जो संसाधनों का दोहन हुआ, उसने कंपनी को बक्सर के युद्ध में स्थिति मजबूत कर ली। इसलिए प्लासी और बक्सर को पृथक पृथक ना देखकर एक दूसरे के पूरक के रूप में देखने की ज़रूरत है। देखिए, आपने लिखा तो है, लेकिन आपने यहाँ पे ना निष्कर्ष तक पहुँचते पहुँचते शॉर्ट कर दिया। आपको बक्सर तक ही सीमित नहीं रहना है, आपको आगे तक की कहानी को बताना है। और इस आगे तक की कहानी को बताते वक्त आप इसमें बेदरा की लड़ाई का भी जिक्र कर सकते हो, बांडीवास का भी कर सकते हो, आप मराठों का कर सकते हो, क्लियर, आप मैसूर का कर सकते हो आप इन सारी घटनाओं का जिक्र कर सकते हो। खास तौर पर 18वीं सदी के अंतिम दौर तक की तो सभी घटनाओं का आप जिक्र कर सकते हो क्लियर? तो जब आप ये चीज़ें कर दोगे तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हालांकि आपने जो शुरुआत की, आपने जो विश्लेषण किया, आपने जो चंद्रसेन की बुक का उल्लेख किया, अगर आपको बुक नहीं भी याद होती और केवल बंगाली विद्वान के बारे में ही लिख देते। और एक बात और बताऊँ आपको, जब आप ऐसे लिखते हो ना, बंगाली विद्वान या बंगाली ये वास्तव में किसी की अस्मिता को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे आप पंडित लिख दो, ब्राह्मण लिख दो, ठाकुर लिख दो, छत्री लिख दो, ये जो शब्द होते हैं ना, ये वास्तव में जाति सूचक शब्द हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब जाति सूचक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए इन जाति सूचक शब्दों को हटा दो, धार्मिक शब्दों को हटा दो कि मुसलमान या मुसलमान इतिहासकार ने ये बात कही, बंगाली इतिहासकार ने ये बात कही, ये कुछ नहीं। उनका कोई धर्म, कोई जाति, कोई मूल नहीं। आप सिर्फ ये लिखो कि हाँ, इतिहासकार, कुछ इतिहासकारों का मानना है ये बात, कुछ इतिहासकारों का मानना है ये बात, बस। इसमें ज़्यादा आप अगर लिख दोगे कि हाँ वो अंग्रेज़ था और उसकी अम्मी का नाम ये था, उसके पापा का नाम ये था, तो एग्जामिनर को दिक्कत हो सकती है। सोचो अगर कोई बंगाली व्यक्ति आपकी कॉपी चेक कर रहा हो, जब हमें पढ़ने में अजीब लग रहा है तो फिर बंगाली व्यक्ति को कितना अजीब लग रहा होगा। क्लियर? तो ऐसे शब्दों से बचा करें कि बंगाली ने लिखा या उसने लिखा। हाँ, हिस्टोरियन होंगे, चंद्रसेन बंगाल के ही रहने वाले होंगे, लेकिन उन्हें बंगाली कहना कितना ख़राब लगेगा। आप बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर को आप क्या कह के बुलाते हो? बंगाली कह के बुलाते हो
या रविन्द्रनाथ टैगोर को राष्ट्रवाद कवि कह के बुलाते हो, तो राष्ट्रवादी कवि कह के बुलाते हो। क्लियर? तो वही बात है कि वो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो यही चीज़ यहाँ पे भी, गांधी को गुजराती थोड़ा ना कहते हो, गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहते हो। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचिए। और दूसरी बात कि आप यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको आप बता दें किसको, आगे की कहानी को, क्योंकि आपने क्या किया ना, आपने ये एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग को आपने लिख दिया। ब्लॉग ने जो एनालिसिस किया आपने उसको लिख दिया। तो ब्लॉग अलग चीज़ हो जाती है और आंसर राइटिंग एक अलग चीज़ हो जाती है। क्लियर? तो ब्लॉग और आंसर राइटिंग के फ़र्क को समझिए कि ब्लॉग लिखना हो या लेख लिखना हो वो अलग हो गया, आंसर राइटिंग लिखनी हो वो अलग हो गई, और यूपीएससी की आंसर राइटिंग लिखनी हो तो वो तो और ही अलग है। क्लियर? तो यूपीएससी के पैमाने के हिसाब से लिखिए। मैंने ऑलरेडी इसका फ्रेम दे दिया है पीडीएफ के फॉर्म में, आप वहाँ से कई सारे पॉइंट्स को अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो और अपने इस आंसर में ऐड कर सकते हो। साथ ही कई सारे एस्पायरेंट ने आप ही की तरह आंसर लिखकर भेजा है, उनके आंसर्स में हमने कई सारे कमेंट्स किए हैं, आप उनकी भी मदद ले सकते हो। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। साथ ही आपको कई सारे नए पॉइंट्स मिले होंगे, आपको अपनी कमियों का पता चला होगा। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।